हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग फिजियोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण करने वाला कोशिका का अंग होता है। कौन सा है प्रोटीन का निर्माण करने वाला कोशिकांग? कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी काय, लाइसोसोम्स ये सभी आ जाते हैं। इसी में ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। कौन सा है जो कि प्रोटीन का निर्माण करने वाला कोशिका अंग होता है? तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर होगा। राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यदि पूछ लिया जाए राइबोसोम नाम किसने दिया, तो रॉबर्ट द्वारा इसका राइबोसोम नाम दिया गया था। ठीक है, रॉबर्ट के द्वारा। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ये जो कोशिका द्रव्य है उसमें पाए जाने वाली प्रोटीन की बनी हुई छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं राइबोसोम्स। इनके अंदर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना होता है। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। इसे राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री या फिर सेल इंजन भी कहा जाता है। ठीक है, सेल इंजन आपसे पूछ ले या प्रोटीन फैक्ट्री आपसे पूछ ले तो वो क्या है? राइबोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में धमनियां एवं शिराएं क्रमशः रक्त प्रवाह करती हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस ही आपको बताना है धमनियां और शिराओं के बारे में। तो किस तरीके का रक्त प्रवाह होता है उनमें? ऑप्शन है अशुद्ध एवं शुद्ध, शुद्ध एवं अशुद्ध, अशुद्ध एवं अशुद्ध, शुद्ध एवं शुद्ध। तो किस तरीके का रक्त प्रवाह होता है? तो देखिए, यदि हम धमनियों की बात करें, धमनियों का कार्य क्या होता है? हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में वितरित करती है। ठीक है, क्या करती है? हार्ट से ब्लड को लेकर आती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का इसका कार्य होता है। इसमें कैसा ब्लड होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या कार्य होता है धमनियों का? आर्टरीज का कार्य होता है हार्ट से ब्लड लेकर आएंगे और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य होता है। तो इसमें कैसा ब्लड है? शुद्ध है। ठीक है, बात करें शिराओं की यानी वेन्स की बात की जाए तो ये शिराएं जो होती हैं इनमें ये विभिन्न भागों से ब्लड को एकत्रित करके हृदय तक पहुंचाने का इनका कार्य होता है। और इसमें कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध रक्त होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। धमनियों में कैसा रक्त है? शुद्ध है, जो कि हार्ट से लेकर आ रही हैं, पूरे विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। शिराओं में कैसा ब्लड है? तो इनमें अशुद्ध है, जो विभिन्न अंगों से ब्लड को एकत्रित कर हृदय तक पहुंचाती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हार्ट में चैम्बर पाए जाते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? कौन कौन से पाए जाते हैं? ऑप्शन है 2 एंट्रियम, 2 वेंट्रिकल, 1 एंट्रियम, 2 वेंट्रिकल, 1 एट्रियम या 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम या फिर 1 वेंट्रिकल। तो हार्ट में जो चैम्बर पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हार्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, वसा का अवशोषण कहाँ पर होता है? कहाँ होता है वसा का अवशोषण? फैट का अवशोषण कहाँ पर होता है? ऑप्शन है छोटी आंत में, आमाशय में, बड़ी आंत में या फिर लीवर में। तो वसा का जो अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। जितने भी पोषक तत्व होते हैं 90% पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में वसा का जो पाचन है लाइपेज एंजाइम, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लाइपेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड तथा फॉस्फोलिपिड का विघटन करता है और वसा को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। इस तरीके से वसा का अवशोषण होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। जितने भी पोषक तत्व हैं उनमें 90% पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के रुकने को कहते हैं। यदि यूरिन रुक जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एनीयूरिया, पॉलीयूरिया, मिक्ट्यूरेशन या ओलिगोरिया। तो क्या कहलाता है? एनीयूरिया कहलाता है। यदि यूरिन निर्माण की प्रक्रिया रुक जाए तो उसे एनीयूरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है,
क्रेटिनिज्म डिसीज किस हार्मोन की कमी से होती है? तो किसकी कमी से होती है क्रेटिनिज्म डिसीज? ऑप्शन है ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालाइन या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जो क्रेटिनिज्म डिसीज होती है ये किसकी कमी से होती है? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड से जो स्रावित होता है थायरॉक्सिन, उसकी कमी से क्रेटिनिज्म देखा जाता है। हिंदी में इसे जड़ वामनता कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में ही याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश में ही पूछा जाता है, पेपर तो दोनों में ही आता है आपका। इसे हिंदी में जड़ वामनता कहा जाता है। इसमें बच्चे बौने रह जाते हैं। ठीक है, बच्चे बौने रह जाते हैं क्रेटिनिज्म में, और ये थायरॉक्सिन की कमी से होता है। एक होता है मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा में क्या होता है? शरीर का तापक्रम जो होता है वो कम हो जाता है, पल्स रेट कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है मिक्सिडिमा में। और ये भी किसकी कमी से हो रहा है? थायरॉक्सिन की कमी से। एक तो हो गया क्रेटिनिज्म, एक हो गया मिक्सिडिमा, और एक होता है गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बड़ी होकर फूल जाती है। आयोडीन की कमी से ऐसी स्थिति देखी जाती है। तो पूछ ले, थायरॉक्सिन की कमी से क्रेटिनिज्म होगा और मिक्सिडिमा होगा। ठीक है, क्रेटिनिज्म डिसीज किस हार्मोन की कमी से हो रही है? थायरॉक्सिन की कमी से। और ये जो थायरॉक्सिन की कमी होती है इसको क्या कहा जाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म इसे कहा जाता है यदि थायरॉक्सिन की कमी है। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्रेटिनिज्म हो रहा है, मिक्सिडिमा हो रहा है, गॉइटर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? कहाँ पर प्रोड्यूस होता है इंसुलिन जो होता है? ऑप्शन है आइसोलेट्स ऑफ पैनक्रियाज, ओवेरी, एड्रिनल ग्लैंड या नन ऑफ दीज, कहीं भी नहीं। तो कहाँ पर होता है इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है? लैगरहैंस की दीपिकाएं यानी अग्नाशय। ठीक है, पैनक्रियाज, अग्नाशय जिसे कहते हैं, ये कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये कैसी ग्रंथि है? मिश्रित है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ठीक है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों ही ग्रंथि ये होती है, मिक्स ग्लैंड है। इस ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन है थाइमस ग्लैंड, पैराथाइराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैनक्रियाज। देखिए, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और एक होती है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो होती हैं ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथियां यानी कि नलिका नहीं है इनमें, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इनके द्वारा जो भी स्रावित पदार्थ होता है जैसे कि हार्मोन्स हो गए, तो ये टिश्यू के माध्यम से सीधे रक्त में मुक्त होकर सारे शरीर में फैल जाते हैं। ठीक है, इन्हें हार्मोन कहते हैं। जो भी पदार्थ है स्रावित पदार्थ टिश्यूज के माध्यम से ब्लड में मुक्त होकर सारे बॉडी में फैल जाते हैं, ये होते हैं हार्मोन। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये होती हैं वाहनी युक्त, जिन्हें हम क्या कहते हैं? डक्ट ग्लैंड। ठीक है, डक्ट ग्लैंड। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड होती है। यदि एक्सोक्राइन पूछ लेता लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो वो होती है लीवर। ठीक है, एक्सोक्राइन में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। और इसमें कौन सी आती हैं? लार ग्रंथियां आती हैं। ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो थायराइड ग्लैंड है। एंडो और एक्सो में आपको समझ आ गया होगा, एंडोक्राइन होती हैं नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, कोई नलिका नहीं होती है। जो भी इनसे स्रावित पदार्थ होता है टिश्यूज के माध्यम से ब्लड में जाता है, ब्लड से पूरे शरीर में जाता है, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और एक्सोक्राइन जो होते हैं नलिका विहीन नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं जैसे कि यकृत और लार ग्रंथियां। ठीक है, सबसे बड़ी पूछे एक्सोक्राइन तो यकृत, और एंडोक्राइन पूछा जाए तो थायराइड ग्लैंड, मिश्रित पूछा जाए तो पैनक्रियाज होती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, यूट्रस के द्वारा, ओवेरी के द्वारा या फिर वेजाइना में। तो कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। इन्हें हम क्या कहते हैं? अंडवाहिनियां कहते हैं। ठीक है, अंडवाहिनियां इन्हें कहा जाता है, अंडवाहिनियां कहा जाता है। और अंडवाहिनियां यानी फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की क्रिया होती है।
नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो कौन सा हार्मोन है जो दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए हार्मोन उत्तरदायी होता है, जिससे बच्चे को दूध मिलता है। ठीक है, ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन या टेस्टेरोन। तो कौन सा हार्मोन होता है, तो ये होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि कहाँ से स्रावित होता है, पिट्यूटरी से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये स्रावित होता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कुल क्रेनियल नर्व होती हैं। क्रेनियल नर्व जो होती हैं, कपालीय नर्व की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कपालीय तंत्रिकाओं की। ठीक है, कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, ऑप्शन है 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी या फिर 33 जोड़ी। तो ये कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, 12 जोड़ी होती हैं। यदि पूछ लेता क्रेनियल बोन, ठीक है, क्रेनियल बोन जो होती हैं, क्रेनियल बोन आपसे पूछे तो 8 होती हैं और क्रेनियल नर्व होती हैं 12। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, नर्व्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये 12 जोड़ी होती हैं जिनका उद्भव कहाँ से होता है, मस्तिष्क के इंफीरियर सरफेस से होता है। ये जो होती हैं ये सेंसरी मोटर मिक्स्ड तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन का कौन सा भाग पोस्चर एवं बैलेंस को रेगुलेट करता है। कौन सा भाग है, ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर मिड ब्रेन। तो कौन सा भाग होता है, ये सेरिबेलम होता है। ठीक है, सेरिबेलम जो होता है जिसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है, इसका कार्य होता है शरीर के बैलेंस को रेगुलेट करना। और सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम का कार्य होता है सोचने समझने लिखने स्मृति का अनुभव तापमान स्वाद इनका कार्य होता है। थैलेमस का, हाइपोथैलेमस का भूख प्यास को बनाए रखना, पाचन क्रियाओं को नियंत्रित करना, शरीर के तापमान को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, भूख प्यास को बनाए रखता है, पाचन क्रियाओं को नियमित करता है, शरीर के तापमान को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। सेरिबेलम का कार्य क्या है, ये ब्रेन ये जो सेरिबेलम है इसका कार्य पोस्चर एवं बैलेंस को रेगुलेट करता है। सेरिब्रम का कार्य क्या है, सोचने समझने लिखने स्मृति का अनुभव, ये सभी इसके कार्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सा होता है ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, मेरुरज्जु, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो कौन सा होता है सबसे बड़ा भाग, मेरुरज्जु होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, प्रमस्तिष्क होता है सेरिब्रम और अनुमस्तिष्क होता है सेरिबेलम। ठीक है, तो कौन सा ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, तो प्रमस्तिष्क जो होता है ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क। यहाँ पर यदि हम बात करें ये फोर ब्रेन है। ठीक है, फोर ब्रेन में ही आपका जो फोर ब्रेन है ये सबसे बड़ा भाग होता है, यहाँ पर भी पिक्चर में भी शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर में रॉड्स एवं कॉन्स किस अंग से संबंधित हैं, किस अंग से संबंधित हैं, ऑप्शन है नेत्र से, कर्ण से यानी कान से, त्वचा से या फिर जीभ से। तो किससे संबंधित होते हैं, ये नेत्र से संबंधित होते हैं। कॉन्स जो होते हैं प्रकाश रंगों का ज्ञान करवाती हैं। रॉड्स जो होती हैं रेटिना के पास अधिक संख्या में ये होती हैं। रेडॉप्सिन प्रकाश संवेदिक वर्णन इनमें उपस्थित रहता है। तो ये नेत्र से संबंधित होती हैं। ये वाला भी मैंने टॉपिक आपको कराया नहीं है, आँख कान सेंसरी ऑर्गन, तो ये मैं आपको करा दूंगी। नेक्स्ट है फेशियल बोन संख्या में कितनी होती हैं। फेशियल बोन की यहाँ पर बात हो रही है, संख्या में कितनी होती है, यानी चेहरे की जो अस्थियाँ हैं कितनी होती हैं संख्या में, 14, 12, 10 या फिर 16। तो ये संख्या में कितनी होती हैं, 14 होती हैं। चेहरे की अस्थियां या फेशियल बोन संख्या में 14 होती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट बोन होती है। लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टेपीज होती है, फिब्यूला होती है, फीमर होती है, टिबिया होती है। तो कौन सी होती है लार्जेस्ट बोन, तो लार्जेस्ट बोन जो होती है वो फीमर होती है। फिब्यूला, फीमर और टीबिया ये पैर की अस्थियां हैं। ठीक है, पैर की बोन है। स्टेपीज जो होती है सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी
स्टेपीज होती है, सबसे बड़ी फीमर होती है। स्टेपीज जो होती है कान की होती है, कान की अस्थि, ठीक है, सबसे छोटी होती है, सबसे बड़ी फीमर होती है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ जॉइंट्स कहलाता है। स्टडी ऑफ जॉइंट्स क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी। तो जॉइंट्स, स्टडी ऑफ जॉइंट्स कहलाता है ऑर्थोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पेशियों का अध्ययन कहलाता है। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है मायोलॉजी, मायोपैथी, माइटोलॉजी या फिर माइकोलॉजी। तो क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन से विशेष रक्त कोशिका इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा घटक है? तो यहाँ पर बात हो रही है रक्त कोशिका की और कहा जा रहा है कि इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा घटक होता है। ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज और प्लेटलेट। तो कौन से होते हैं? तो देखिए लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट WBC का पार्ट है, ठीक है। श्वेत रक्त कर्णिकाओं में 25 से 33% भाग होता है इनका। 25 से 33% भाग लिम्फोसाइट का होता है, ठीक है। इनका कार्य है एंटीबॉडीज ये बनाती हैं और उनकी वृद्धि को भी उत्तेजित करती हैं, यानी इम्यून सिस्टम में ये सबसे बड़ा घटक होते हैं WBC और इनमें लिम्फोसाइट होता है 25 से 33%। इरिथ्रोसाइट की बात करें, इरिथ्रोसाइट होता है RBC का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। प्लेटलेट को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स इन्हें कहा जाता है, प्लेटलेट को, ठीक है। इरेथ्रोसाइट RBC हो गई, लिम्फोसाइट WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, एंटीबॉडीज हो गई आपकी। तो राइट आंसर कौन सा था इसमें? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? वाहिनीहीन ग्रंथि से, सैलिवरी ग्रंथि से, यकृत से या फिर पेट से। तो कहाँ से निकलते हैं हार्मोन्स? हार्मोन्स निकलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिन्हें वाहिनीहीन ग्रंथि कहा जाता है। वाहिनीहीन ग्रंथि से एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि हार्मोन्स निकलते हैं। एक्सोक्राइन, ये आपकी जो दोनों हैं सैलिवरी ग्रंथि और यकृत, ये कैसी हैं? एक्सोक्राइन है, ठीक है, ये एक्सोक्राइन है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा। ये 20 MCQ थे। कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।